Friend, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव। आई एम इकोनॉमिक्स टीचर। ये मेरा दूसरा चैप्टर है 5 ईयर प्लान का, जिसका मैंने एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ। अब मैं दूसरे पार्ट को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ 5 ईयर प्लान, गोल एंड अचीवमेंट, और मैंने आपको टोटल 8 पेज पढ़ा दिया था। अब मैं कुछ और पेज पढ़ाऊँगा। इसमें जो टॉपिक है वो है पहला आपका शॉर्ट पीरियड गोल ऑब्जेक्टिव। इससे पहले मैंने लॉन्ग पीरियड पढ़ा चुका था, आज मैं शॉर्ट पीरियड पढ़ाऊँगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 ईयर प्लान के बारे में। ये 5 ईयर प्लान होता क्या है ना। हर 5 ईयर प्लान के अनुसार देश में 5 साल के अंदर जो भी नीतियाँ या जो भी प्रोग्राम या पॉलिसी लिया जाता है उसे तय किया जाता है। कि जैसे मान लीजिए पहला 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो 1951 से स्टार्ट हुआ था। अब 1951 से लेकर 1956 तक था। इस दरमियान जो पहला 5 ईयर प्लान था उसका कुछ ऑब्जेक्टिव था, कुछ प्रोग्राम था कि वो कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो उसका 5 ईयर प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव था हमारे देश में, जब देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे। लोगों को लगा कि फूड ग्रेन में बहुत कमी है और लोग बहुत गरीबी के अंदर है, भुखमरी के अंदर है। तो सबसे पहले क्यों नहीं ऐसा प्लान बनाया जाए जिसके अनुसार फूड ग्रेन को तेज़ी से बढ़ाया जाए। तो फर्स्ट ईयर प्लान जो था आपको 1951 से 1956 रहेगा, और ये आपका जो फूड ग्रेन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ध्यान दिया है ना। इसी तरह आपको सभी तरह का प्लान के बारे में बताएगा, फर्स्ट ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। तो आपको ये डेट भी याद रखना है। ठीक है, इसका एक टेबल बन चुका है, टेबल आपको बुक में मिल जाएगा। इसमें सभी 5 ईयर प्लान के बारे में बताया गया है, कब से कब तक है। ठीक है, अभी तक आपका जो 5 ईयर प्लान है 1951 से चल रहा है, हर 5 साल का है, बीच बीच में ब्रेक भी हुआ है। और अभी जो 5 ईयर प्लान चल रहा है वो आपका 13 प्लान चल रहा है, जो 2017 से 2022 चलेगा। ठीक है, और हमारा जो पहला पॉइंट तो बता दिया है कि फर्स्ट प्लान आपका ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। दूसरा जो प्लान है वो आपका इंडस्ट्री पे ध्यान देता है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ेगा। तीसरा जो सेक्टर था वो सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन, मतलब फूड ग्रेन को सेल्फ सफिशिएंसी करना, मतलब कि अपना प्रोडक्शन करना, बाहर से नहीं मंगवाना, अपने आप निर्भर हो जाना, प्रोडक्शन बनाना एग्रीकल्चर का, है ना। तो वो थर्ड प्लान में था। और फोर्थ प्लान में प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब प्राइस को स्थिर करना। ठीक है, और यूटिलाइजिंग द मेन पावर, मतलब लोगों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, जैसे ह्यूमन को कैसे यूज करना चाहिए, कैसे मेन पावर को बढ़ाना चाहिए। मेन पावर मतलब हो गया लोग, कैसे लोगों को इन्वॉल्व करे डेवलपमेंट में। तो ये फोर्थ प्लान में देखा गया था। और प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है प्राइस को स्थिर रखना, प्राइस को बढ़ते नहीं रहना, मतलब कि इन्फ्लेशन नहीं आना, ताकि प्राइसेस बढ़ेगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे गुड्स को। तो उसको स्टेबलिश रखने का जो काम था वो फोर्थ प्लान में था। अब फिफ्थ और सिक्स प्लान में एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी है। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है आपका गरीबी को में राहत देना या गरीबी को कम करना, दैट इज एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। ये फिफ्थ और सिक्स प्लान दोनों का ये प्लानिंग था। सेवन प्लान में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने। 8 प्लान में फुल एम्प्लॉयमेंट देने का था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है सभी लोगों को तक या सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आपको पता है भारत में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि उसको अधिकार है हमारे आर्टिकल के अनुसार, फंडामेंटल में राइट टू एजुकेशन के अनुसार सभी बच्चों को एजुकेशन अधिकार है। उसी में ये आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आता है। 9 प्लान में आपका ग्रोथ है, प्राइस स्टेबिलिटी है और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। ये तीनों बातों पे ध्यान दिया गया है। 10 प्लान में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और 11 प्लान में जो है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। 12 प्लान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और इंक्लूसिव ग्रोथ है, मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट के लिए भी हो और फ्यूचर के लिए हो। जैसे आप पेड़ों को एग्जाम्पल रख सकते हैं कि हम पेड़ों के बारे में आज भी सोचेंगे और भविष्य में भी ध्यान देंगे। और जो 13 प्लान है वो आपका कंटिन्यू है, क्योंकि ये 13 प्लान आपका जो है 2017 से लेकर 22 चलेगा, मतलब हर 5 साल का इंटरवल में ये चलता है। आपको ये बातें याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट 5 ईयर प्लान क्या है, फिफ्थ प्लान में 5 ईयर प्लान में क्या आया था। तो आपको ये सारा कैटेगरी याद करके रखना है ताकि आप इसको अच्छे से। अब हम लोग पेज नंबर 3 में है, जिसमें लिखा है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू अंडर द प्लानिंग टिल 1981। आपको बता दें 1991 के बाद आपका देश में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आया था, क्योंकि 1981 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, मतलब LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी था, नेगेटिव इफेक्ट भी था। ये हम फीचर्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो पहला पॉइंट जो है इसमें वो है हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। आपको बता दें ये आपका 1981 से पहले का बात कर रहा है, कुछ पहले का बात करेगा, कुछ बाद का बात करेगा, हम दोनों बात पे डिस्कस करेंगे। हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर मतलब रिलायंस मतलब कि निर्भर होना, तो पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनियाँ, मतलब पहले जो हमारा जो देश था आज़ादी के बाद वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पर ही निर्भर था। ठीक है, उस समय 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए थे और 12 इंडस्ट्री जो था वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का, इसलिए जो डिपेंडेंस था वो जो निर्भर थे हमारे देश वो पब्लिक सेक्टर पे ही था। सेकंड जो पॉइंट है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। दूसरा जो पॉइंट है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर को उसको रेगुलेट किया था, मतलब उसको कंट्रोल किया था, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता था, उसके लिए बहुत सारा एक्ट बनाया था, जैसे एक्ट डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1948, फिर आपका है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। तो इस तरह का बहुत सारा पॉलिसी बनाया गया था ताकि जो प्राइवेट कंपनी है उसका मोनोपोली को रोक सके देश। फिर है लास्ट प्रोटेक्शन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रेगुलेशन ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बचाया गया था लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसके लिए भी बहुत सारा गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था, इसको MRTP के अंतर्गत आप रख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट है फोर्थ, इसमें लास्ट है और लास्ट नहीं है और भी है डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री ऑफ द स्ट्रेटजी सिग्निफिकेंट। मतलब हमारा देश जो है हैवी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने लगा, मतलब इंजीनियरिंग गुड्स पे, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स पे, इस पे ध्यान देने लगा, नया नया स्ट्रेटजी बनाने लगा, नया नया पॉलिसी बनाने लगा ताकि इसको बेटर कर सकें। फिर अगला पॉइंट है फोकस ऑन द सेविंग और इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को पता चल गया था कि अगर देश का तरक्की करना है या देश का विकास करना है तो वो दो बातों पर ही निर्भर है, पहला सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो लोग सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके लिए गवर्नमेंट बैंकों ने इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, कैपिटल ग्रांट देना स्टार्ट कर दिया। कैपिटल ग्रांट मतलब बहुत सारा एक तरह का गिफ्ट हो गया जो आपको शहरों को दिया जाता है, जैसे रोड बना दिया, ये डैम बना दिया, इस तरह से बहुत सारा ट्रेन फैसिलिटी देना। तो ये सब चीज़ें क्या है कैपिटल ग्रांट कहलाता है और इसको इसीलिए बढ़ाना चाहता है ताकि देश को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत है और देश ज़्यादा डेवलप कर सके। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हम लोग का वो प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन है। तो हमारा जो फॉरेन कंपटीशन का मतलब यहाँ पे वो हमारा जो देश है, हमारे देश में जो गुड्स बनता है उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाया गया ताकि फॉरेन गुड्स यहाँ ना इंटर कर सके और डोमेस्टिक गुड्स ज़्यादा बिके। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। ड्यूटी मतलब होता है एक तरह का टैक्स, ताकि आप जब भी गुड्स मंगाएंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसलिए हमारा जो देश के लोग हैं वो बाहर से गुड्स कम मंगाते थे, अपने ही देश में गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे ताकि देश का तरक्की हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो मान सकते हैं आप, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं सारा पॉइंट, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे इसके बाद हम लोग आते हैं सक्सेस ऑफ प्लानिंग। सक्सेस ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग प्लानिंग लाए थे 1921 में, उससे हमें क्या क्या सफलता मिला है, मतलब क्या क्या फ़ायदा मिला है, इन बातों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम है। आपको बताते आपका जो 1981 जो आया था रिफॉर्म आया था, जो LPG आया था, उसके अनुसार नेशनल इनकम सबसे पहले बढ़ा था। नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, देश का राष्ट्रीय आय, जिससे जो गुड्स एंड GDP पे निर्भर होता है, गुड्स एंड सर्विस पे निर्भर होता है, ठीक है। तो आपको बता दें जब हमारा जो इंडिया जैसे आज़ाद हुआ था तो हमारा इकोनॉमी जो था स्टैग्नेटेड इकोनॉमी था और उस समय जो ग्रोथ था हमारा नेशनल इनकम का वो 0.5% था, जो कि बहुत कम है। मैंने इस पूरे प्रोग्राफ में अंडरलाइन करके रख दिया है, जैसे कि कब कितना था, ठीक ना। तो आप इसे देख लें। प्लान में आपका जो फर्स्ट प्लान 1951 में जो प्लान बनाया गया था 5 ईयर प्लान, उसमें नेशनल इनकम आपका 4.6 था। सेकेंड 5 ईयर में आपका 5% और आपको बता दें 5th से लेकर 10th तक 5% ही आपका जो नेशनल इनकम का उसका ग्रोथ रेट था। करंट में आपका 2018-19 में आप देख सकते हैं आपका जो नेशनल इनकम है वो 6.9% है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बढ़ रहा है, पर बाद में फिर से घटने लगा है ये रेशियो। आप यहाँ पे ये बात ध्यान दें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब पर व्यक्ति के पास कितना गुड एंड सर्विस है या उसका कितना इनकम है, एक साल में भी हो सकता है, महीने में हो सकता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जिस तरह नेशनल इनकम देश के बारे में बताता है, पर कैपिटा इनकम लोगों के बारे में बताता है कि उसका किस प्रकार का विकास हो रहा है ना। तो इस पर कैपिटा इनकम पे भी हम लोग ध्यान देंगे डिटेल से कि कैसे बढ़ा था। आपको बताते पर कैपिटा इनकम जो था, पर व्यक्ति जो इनकम थे वो आपका फर्स्ट प्लान में सिर्फ 2.7 था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि किस साल में किस प्लान में किस तरह का था। आप बस इतना ध्यान दीजिए 2018-19 में जो आपका ये परसेंटेज था पर कैपिटा इनकम वो आपका 5.6 है, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। पर इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री इट इज़ वेरी लो। फिर अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं राइज इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपको बता दें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से देश का ग्रोथ ही होता है। तो ये जो उस समय 1951 में जो सेविंग था वो 9.5 था, ठीक है, जो कि अभी आपका जो 2017-18 का जो डाटा है उसके अनुसार 32.3% है, जो कि बहुत अच्छा है। पहले 9.5, फिर उसके बाद आपका 32.3, मतलब आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हुआ है, सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में लोगों का भी बढ़ोतरी हुआ है। अब
फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन द एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है वो 2 तरीका से ही किया गया था, ठीक है। पहला जो तरीका है थ्रू द लैंड रिफॉर्म और थ्रू है सेकंड है थ्रू द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म आपको जानना जरूरी है। इसमें पहला पॉइंट है एब्लिसिटेशन ऑफ द इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएट का मतलब होता है वो लोग जो बीच में आते हैं, जैसे स्टेट और टाइलर ऑफ द सोइल के बीच में, जैसे लैंडलॉर्ड मान सकते हैं, जो किसानों से बहुत ज़्यादा रेंट वसूल करते हैं, लगान वसूल करते हैं, इन्हें आप इंटरमीडिएटरी कह सकते हैं, मतलब जमींदार कह सकते हैं। वो लोग जो बीच में बहुत सारा फ़ायदा उठा लेते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में। सीलिंग भी है, लैंड सीलिंग मतलब लैंड का सीमा निर्धारित करना कि कितने जगह तक किसान खेती कर सकता है, फसल उगा सकता है, ठीक ना। फिर फिफ्थ पॉइंट में हम लोग आते हैं जिसमें लिखा है ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा बदलाव आया था, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेज आया था। हमारा देश का जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन दिखाया है, मतलब बहुत डिफरेंट तरीका का हम लोग का जो है इंडस्ट्री आया है। आपको बता दें हाल में ही 2018-19 में जो हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट चल रहा है या जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, वो 6.9% है। और ये कहा जाता है कि आपका इंडस्ट्री वर्ल्ड में, जो भारत का इंडस्ट्री है वो उस पर वर्ल्ड में वो 10वां स्थान लाता है, 10th, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप समझते हैं एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन, रोड, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। देखते हैं तो इसको किस तरह से गवर्नमेंट ने मजबूत किया है। आपको बता दें आपका जो भारत का जो रेलवे लाइन है उस वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उसमें पॉइंट में देख सकते हैं आपका जो 1951 में जो 2300 मेगावाट का जो पावर जनरेशन होता था वो बढ़कर 3,56,818 मेगावाट हो चुका है 2019 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर जनरेशन बढ़ा है, कैपेसिटी बढ़ा है। फिर आपका जो आईटी सेक्टर है, मतलब जो आप जानते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर, वो भी ग्लोबल मार्केट में पहचाना गया है, इंटरनेशनल मार्केट में। फिर आप देख सकते हैं लास्ट है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी की पैरामीटर ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया, मतलब इसमें हेल्थ को ध्यान दिया गया है। और ये इस सेक्टर में भी आपको हमारा जो देश है वो बिल्कुल आगे बढ़ा है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारा पॉइंट था। अब हम लोग थोड़ा और पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। 8 पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट के अनुसार 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लाया, बहुत सारा प्रोग्राम लाया ताकि एम्प्लॉयमेंट दे सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2004-05 में आपका जो 8.3% जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको घटा कर 2011-12 में 5.6 लाया गया, जो कि बहुत अच्छा बात था कि 2011-12 में 5.6 हो गया, कम हो गया। पर बाद में फिर से ये 2018-19 में फिर बढ़ा, ये 6.9% हो गया। तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के अनुसार हमारा देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, ठीक है। कि इस ट्रेड के अनुसार आप देख सकते हैं 1949 में जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो ₹792 करोड़ था, जो कि अब 2018-19 में 59,02,036 करोड़ हो गया, जो कि बहुत अच्छा बात है। मतलब आपका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है। और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने से क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी आएगा, फॉरेन रिजर्व आएगा, बाहर का पैसा आएगा। आप जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, तो इससे देश का भलाई ही है, अच्छा बात है, ख़राब नहीं है। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है फेलर ऑफ इंडियन प्लानिंग इन इंडिया। मतलब कि जो हमारा प्लानिंग आया था उसमें क्या क्या खराबियाँ था या क्या क्या हम असफलता था। तो पहला है ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है लोगों को सुविधाएं नहीं मिला, बेसिक सुविधाएं नहीं मिला, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ना मिलना, वो ऑब्जेक्ट पॉवर्टी कहलाता है। आपको बता दें इंडिया में 21.9% तो जो जनसंख्या है वो गरीबी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान दें। दूसरा है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब आपका जो ये हम लोग जो इकोनॉमिक पॉलिसी रहा है उसमें हमेशा इन्फ्लेशन आया, मतलब हर चीज़ का गुड्स का दाम बढ़ते गया, कम नहीं हुआ। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में भी बहुत बड़ा बात है कि हमारा देश जो फर्स्ट प्लान था उसमें 53 लाख लोग जो थे वो गरीब थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 4 करोड़ हो गए 11 प्लान में। करेंटली 2016 में ये रजिस्टर किया गया था जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4.35 करोड़ हो गए हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, ब्रिज, स्कूल में कमी होना या उतना अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर होना नहीं जितना जरूरी होता है। तो हमारे देश में स्किप डिस्ट्रीब्यूशन है। स्किप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है अमीर होते रहे हैं। तो गरीब को इस तरह का प्रॉब्लम को ख़त्म करने गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है, जॉब स्टार्ट किया है। जो लो कास्ट के लोग होते हैं, जो ST होते हैं ना, उनको ये देता है ताकि ये स्किप डिस्ट्रीब्यूशन को कम किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी में, मतलब गरीब और अमीर के बीच में जो बैलेंस बना सके, ताकि एक जॉब देकर, है ना। तो ये चैप्टर मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। आप इस चैप्टर को देख सकते हैं और आप इसका तैयारी करें, अच्छे से समझें इसको, और बिल्कुल भी आप इसका तैयारी कर सकते हैं। आप सारा क्वेश्चन लिख दें, एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बातें। इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप हमको बताएं।
आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है आप देख सकते हैं, और आप इसे कंप्लीट करें, सारा नोट्स तैयार कर लें और बिल्कुल ना घबराएं। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाला है। जो मैंने टिक लगाया है, अंडरलाइन किया, आप उसे नोट डाउन करें, लिख लें। ये पार्ट 2 था, ख़त्म हो गया ये चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट। आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव। आई एम इकोनॉमिक्स टीचर। ये